हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक। तो आइए, डायमंड मैथ टेक चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको मॉर्निंग में लाइव क्लास नहीं ले सका, इसलिए आप लोगों के लिए इस क्लास को रिकॉर्डेड के फॉर्म में लेके आया हूँ। लेकिन आप लोगों को जब देखिएगा तो आपको लाइव की फीलिंग आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं, अभी तक आप लोगों को मैकेनिक्स की 2 क्लास हो चुकी है। अब नेक्स्ट तीसरा क्लास जो है कि थोड़ा सा देखिए, डायरेक्टली मैं आप लोगों को नॉमरिकल पे नहीं गया, नहीं नॉमरिकल पे जाने का कुछ वजह था कि नॉमरिकल पे डायरेक्ट तो चले जाते, बनवा देते, लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा क्या नहीं, ठीक है। इसके लिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल देने का, यानी कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया हूँ। अभी आप लोग क्या पढ़ लीजिएगा, थ्योरी पढ़ लीजिए, मॉर्निंग में हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर्स। ये बहुत दिनों से हम लोग सुनते आए हैं, बचपन से ही सुनते आते हैं कि आखिर फोर्स क्या होता है, ठीक है। फोर्स एक ऐसा कई एक्सटर्नल एजेंट है जो कि कोई भी बॉडी पे हम लगाते हैं तो उस बॉडी की स्टेट में जो होती है कि चेंजिंग आ जाती है। यानी वो बॉडी अगर रुका हुआ तो अगर हम उसमें फोर्स लगाएंगे तो वह चलना शुरू कर देगा। अगर वह बॉडी क्या कहते हैं रुका, क्या चल रहा है, अगर उसमें हम फोर्स लगाएंगे तो वह बॉडी अचानक रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ तो बचपन की बात है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ, इट इज़ दिस सम इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि यह एक ऐसा इफेक्ट है एक्सटर्नल एजेंट का, यानी कि जो हम लोग बाहर से जो भी फोर्स लगाते हैं उसका इफेक्ट है। व्हेन अप्लाई टू द बॉडी, जब हम लोग बॉडी पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, या क्या करता है, बॉडी के स्थिति को बदल देता है, ठीक है। ये चीज़ तो समझ गए। आखिर बात उठती कहाँ से है, देखिए अब फोर्स का ऐसा ही यूनिट आपको पता है कि न्यूटन होता है, ठीक है। अब 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 न्यूटन होता है, इसे भी तो बताने की बात नहीं है, ठीक है। फोर्स का अब देखिए, फोर्स यहाँ से ही बात आती है कि फोर्स कैसा यूनिट है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि हम लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज है। तो यहीं से बात आती है कि आखिर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यहीं से होता है स्केलर, वेक्टर की जन्म यहीं से हुई थी। स्केलर क्या होता है जानते ही आपके, सिर्फ वैसा जिसमें कि सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और वेक्टर क्या होता है जिसमें से कम मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, कम से कम एक डायरेक्शन होना ही चाहिए, तब वो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ये चीज़ देख लिए कि बॉडी एक ऐसा यानी कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी भी बॉडी पे लगने पर वह क्या करता है, उस बॉडी के स्थिति को चेंज कर देता है, उसके स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहीं से आपका सिलेबस में दिया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए लिखे हैं, इफ़ ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम लोग जो अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इस पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। अगर वो रिजिड बॉडी है तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आएगा। अगर वो डिफॉर्मेबल बॉडीज हो गया, दैट इज गोन इनटू SOM यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। एट पॉइंट ए कहता है कि अगर जो है कि एक फोर्स जो है वो क्या करता है, एक रिजिड बॉडी पे एक पॉइंट ए पे लग रहा है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पॉइंट बी और सी। कहता है कि तब यह फोर्स क्या होता है कि धीरे धीरे ट्रांसफर करके बी और सी पे आ जाता है ऑन सेम बॉडी, यानी कि बॉडी क्या होना चाहिए, सेम, यही बॉडी रहना चाहिए, कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि वह कहता है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन, यह तीनों चीज़ क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। देन द इफेक्ट विल रिमाइन सेम, तब जो है कि उसका इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम रहता है। इट यानी कि इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। सबसे आसान भाषा में आप लोग जान लीजिए कि कोई मेरा रिजिड बॉडी है, ठीक है, उस रिजिड बॉडी पे एक फोर्स को लगाए और वह फोर्स क्या क्या, एक फोर्स से दूसरे जगह पास किया, दूसरे से तीसरे जगह पास किया। अगर तीनों जगह पास तो किया, ठीक है, हो सकता है फोर्स थोड़ा तिरछा इधर जाता, लेकिन नहीं, यह क्या हुआ, बिल्कुल सेम एक ही पॉइंट पे जाना शुरू किया। लाइन ऑफ एक्शन सबका क्या हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। और यह बॉडी कैसा होना चाहिए, मेरा रिजिड बॉडी होना चाहिए, ठीक है। और तीनों जगह ए पे हम लोग अगर फोर्स का क्या निकाले, मैग्नीट्यूड निकाले तो भी सेम, बी पे निकालेंगे तो भी मैग्नीट्यूड सेम, सी पे निकालेंगे फिर भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, चूँकि ये बॉडी एक ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखिए बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रहा, और इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए ये भी बिल्कुल एक लाइन पे है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। अब आपको दिक्कत नहीं होगी,
नेक्स्ट देखिए, अब कहता है कि अगर यही चीज़ हम यहाँ से ये लिख दिए, अगर रिजिड बॉडी के जगह पर ये मेरा डिफॉर्मेबल बॉडी होता तो क्या होता, ठीक है। इसके लिए लिखा हुआ इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर डिफॉर्मेबल बॉडीज। यह जो है कि यह रूल डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के लिए अप्लाई नहीं होता है इन SOM, जिसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या ठीक है एज इफेक्ट विल नॉट रिमेन सेम, यानी कि जिसको हम लोग क्या करते हैं सॉम में पढ़ते हैं, जिसका इफेक्ट जो है कि सेम नहीं रहेगा, ठीक है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, आखिर देखिए अब हम लोग फोर्स पढ़ लिए, यानी कि अब कहिएगा सर ये एक बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है तो इसको फोर्स करेंगे। अब किसी का मन होगा कि सर इसी बॉडी पर हम इधर से भी 2 फोर्स लगा दिए, कोई कहा सर हम इधर से 3 फोर्स लगा दिए, यानी कि नंबर ऑफ फोर्सेज लगातार बढ़ाते जाओगे तो उसको क्या बोलोगे, तो वहीं से जन्म होता है सिस्टम ऑफ फोर्सेज का। किसका जन्म होता है, सिस्टम ऑफ फोर्सेज का। क्या आखिर सिस्टम ऑफ फोर्सेज होता क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका डिफिनेशन मैंने लिखा, व्हेन 2 और मोर फोर्सेज, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एक्ट ऑन ए बॉडी, अगर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेज जो है कि किसी एक बॉडी पे लगेगा, दे आर कॉल्ड फॉर्म ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्सेज। सिंपली भाषा में ये जानते हैं कि अगर कोई भी एक बॉडी है उस पर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेज कहते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेज क्या होता है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेज को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेज को मेनली रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, एक बांटा गया है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब देखिए कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में क्या होता है, हम लोग 2D पढ़ते हैं, यानी कि 2 डायमेंशंस पढ़ेंगे, और जो है कि इसमें से हम लोग नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में हम लोग 3 डायमेंशंस तीनों पढ़ेंगे। जैसे बनी इसमें से हमको 2D में हो गया XY या YZ या ZX के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से जो है हमको XYZ तीनों की ज्ञान रखना पड़ेगा, यानी कि 3 डायमेंशंस का मतलब आप लोग जैसे क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, ये सब याद आएगा हमको क्यूबाइड में, चूँकि हम लोग रहते भी हैं किस में, हम लोग भी स्पेस में रहते हैं, हम लोग भी 3D में रहते हैं, ठीक है। और ये 2D तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि 2D क्या होता है। 2D को यहाँ से हमको सपोज मानना पड़ता है, जैसे कि आप लोग रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये सब भी आता है 2D में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये सिस्टम ऑफ फोर्सेज समझ गए, सिस्टम ऑफ फोर्सेज को 2 भागों में बांटा, ये समझ गए। अब जो है कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है, इसके टाइप्स को देखेंगे। देखिए कोप्लेनर फोर्स, द फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन, देखिए इसको देखिएगा, लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन, क्या लिखा हुआ है, लाइन ऑफ एक्शन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे मानिए एक्स वाई प्लेन, चूँकि हम लोग कोप्लेनर पढ़ें, इसमें से 2D पढ़ेंगे, कोप्लेनर मतलब 2D यानी एक्स वाई, मानिए कि प्लेन जो बनता है, देखिए इससे 2 ही एक्सिस मिलकर बनता है, चाहे वो एक्स वाई हो, वाई जेड हो, जेड एक्स, कोई भी 2 एक्सिस मिलकर बनेगा, यानी कहता है कि वह एक किसी भी सेम प्लेन पे होना चाहिए, उसका लाइन ऑफ एक्शन आर नोन एज कोप्लेनर फोर्स। इसी को क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। जैसे देखिए ये मानिए ये फोर्स हो गया, इधर ये ले लीजिए, मानिए ये कोई एक प्लेन में ही है, या मानिए इस पॉइंट से इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, ये भी एक प्लेन के अंदर में ही है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्सेस। नेक्स्ट आते हैं कोलिनियर फोर्स। देखिए कोलिनियर ये सभी इसी बचपन में भी पढ़ते आते हैं, यानी कि जिसको संरेखी कहते हैं। देखो द फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि इसमें लाइन ऑफ एक्शन जो हो जाएगा, लाइन ऑन द सेम लाइन, यानी कि इस पर लाइन ऑफ एक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक लाइन में आ जाना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, कोलिनियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोलिनियर फोर्स का हमने कहा मतलब बिल्कुल एक लाइन, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन जैसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ाई थे, इस तरीके से बिल्कुल क्या होना चाहिए, एक लाइन में आ जाना चाहिए, चाहे वो। अब देखिए क्या कहते हैं, नेक्स्ट फोर्स दिया हुआ कनकरेंट फोर्सेस, क्या दिया हुआ, कनकरेंट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ाने का एक ही मकसद है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मानिए अभी काम नहीं आएगा आपको, ठीक है, इस एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप कुछ दिन बाद कंपटीशन में बैठने जाओगे, वहाँ पे याद करोगे कि सर ने मैकेनिक्स पढ़ाया था, और दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए कनकरेंट फोर्स, द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट, यानी कि कहता है कि यहाँ पर जितना भी फोर्स हो जाएगा वह क्या करेगा, एक पॉइंट पे जाके मिलेगा, आर नोन एज कनकरेंट फोर्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कनकरेंट फोर्स कहते हैं। अब देखिए कनकरेंट फोर्स हो सकता है, माने ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर जा रहा है, इस पॉइंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट से इधर जा रहा है, यानी ओ से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इट इज़ कॉल्ड
कंकरेंट फोर्स यानी कि सभी फोर्स क्या हुआ एक पॉइंट पे जाके मिला हुआ है, आर कंकरेंट। कहता कि द कंकरेंट फोर्सेज मे और मे नोट बी कॉलिनियर, यानी कि कंकरेंट फोर्स जो है कि कॉलिनियर भी हो सकता है, कॉलिनियर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लिखा हुआ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज, आपको डिफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोप्लेनर का मतलब हुआ कि प्लेन एक होना चाहिए, कंकरेंट का मतलब हुआ लाइन ऑफ एक्शन जो है कि एक पॉइंट पे मिलना चाहिए, उसी को बोलेंगे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज, ठीक है। देखिए वही बात को यहाँ लिखिए, द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट, यानी कि देखिए जो ही कोई फोर्स हो जाएगा एक पॉइंट पे जाके मिलेगा, यह क्या होगा कॉलिनियर का डिफिनेशन हो गया। एंड देयर लाइन्स ऑफ एक्शन ऑल्सो लाई ऑन द सेम प्लेन, और यह डिफिनेशन किसका हो गया, ये वाला डिफिनेशन, ये जो हो गया आपका कोप्लेनर का डिफिनेशन हो गया। दोनों को आप मिला दीजिए, इसी को क्या बोलेंगे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज। कोप्लेनर कहते हैं का मतलब एक प्लेन होना चाहिए, कंकरेंट का मतलब एक पॉइंट पे जाके मिलना चाहिए, इसी को कहते हैं कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा हुआ कोप्लेनर नन कंकरेंट फोर्सेज, ठीक है। अब देखिए कोप्लेनर का मतलब तो हम लोग जान गए कि प्लेन सर प्लेन एक होगा, लेकिन नन कंकरेंट का मतलब हुआ जो एक पॉइंट पे जाके नहीं मिलेगा, वह अलग अलग कहीं भी डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन प्लेन एक होना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, द फोर्सेज विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, यानी कि देखिए डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, यह किसका डिफिनेशन हो गया, यह डिफिनेशन हो गया नन कंकरेंट फोर्सेज का। बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन, लेकिन ये जो डिफिनेशन देख रहे हैं यहाँ से देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑन द सेम प्लेन, यह किसका डिफिनेशन है, कोप्लेनर का डिफिनेशन है, ठीक है। आर कॉल्ड नॉन एज नन, यानी कोप्लेनर नन कंकरेंट फोर्सेज इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए आगे देखते हैं, ये सभी बहुत सारे टाइप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। चूँकि इतना ज़्यादा सिर्फ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको पेड बैच का जो ग्रुप है उस ग्रुप में डाल दूंगा और सभी बच्चे वहाँ से अच्छे से डाउन राइट कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग समझ लीजिए। देखिए लिखा हुआ नन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज। देखिए सबसे पहले नन कोप्लेनर, इसको समझिए। नन कोप्लेनर क्या होता है, यानी कि प्लेन सेम नहीं होगा, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन जो हो जाएगा वह सेम प्लेन में नहीं जाएगा। लेकिन कंकरेंट का मतलब क्या हुआ है, जितना भी फोर्सेज होगा वह सभी क्या होगा एक पॉइंट पे जाके मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे नन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलेंगे। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि द लाइन क्या जितना भी फोर्सेज हो जाएगा यह एक पॉइंट पे मिलेगा, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे नन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट, नन कोप्लेनर नन कंकरेंट। अब देखिए नन कोप्लेनर मतलब कि प्लेन सेम नहीं होगा, नन कंकरेंट यानी कि जितना भी फोर्स जो होगा वो फोर्स जो है कि एक पॉइंट पे जाके नहीं मिलेगा। कहने का मतलब होगा कि जितना भी फोर्स होगा दोज फोर्सेज यानी कि विच डू नॉट मीट एट ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर भी नहीं मिलेगा, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो डू नॉट इन ए सेम प्लेन, यानी उसका जो है कि सेम प्लेन पर लाइन ऑफ एक्शन भी नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे नन कोप्लेनर नन कंकरेंट फोर्सेज बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए हम जो यहाँ पे लिखे हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के तो बारे में आप लोग जानते हैं कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर इज दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट फॉलोज द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल ऑफ वेक्टर्स। यानी कि यह क्या करता है कि यानी कि इसमें से क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का साथ ही साथ में एडिशन और सब्सट्रैक्शन लॉ को क्या करेगा फॉलो करेगा, तब यह क्या कहलाएगा मेरा वेक्टर्स कहलाएगा। तो चूंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो वी हैव रीड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है कि वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग वेक्टर्स के बारे में जानकारी लेंगे चूंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए सबसे पहले लिखा हुआ यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब आप लोग जानते हैं होंगे कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वन, ठीक है वन। लेकिन देखिए यहाँ से यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा यानी कि वैसा वेक्टर जिसका जो है कि ये नहीं मतलब वैल्यू वन नहीं, यानी कि उसका जो है कि कोफिशिएंट जो है कि वन होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे चूंकि हम लोग पढ़ते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, जे वाई के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप का यूज करते हैं। इसको बात आप लोग अच्छे से रखिएगा, ठीक है।
यहाँ से अगर डिफिनेशन देखा जाए तो काइंड यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यूनिट यानी कि 1 हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब कह रहा है कि जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर क्या होता है, यानी कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है कि क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। ठीक है, चूंकि देखो जीरो वेक्टर जीरो लिखेगा लेकिन उसमें से वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा, इस तरीके से इंडिकेट करना पड़ेगा, दैट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नेक्स्ट लिखा हुआ इक्वल वेक्टर्स। अब देखो इक्वल वेक्टर मतलब क्या होता है, इक्वल किसको कहते हैं। ठीक है, देखो कहता है कि वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी सेम। इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। जैसे मानो ए है, ये बी है, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, दोनों का देखो डायरेक्शन भी सेम है और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, मेरा सेम होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इक्वल वेक्टर दो कंडीशन में हो सकता है, या तो देखो दोनों इस सेम डायरेक्शन में जाएगा, पैरेलल भी हो सकता है, पैरेलल वेक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर्स, यानी कि पैरेलल, यानी कि इसका भी देखो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा कि इसका भी मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। अब देखो डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकता है, सर यहाँ से पैरेलल बन, ये तो इधर भी जा रहा है, सर ये तो इधर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये इसका जो देखिए एक इधर जा रहा है एक इधर, इसका देखिए मैग्नीट्यूड भी क्या है, अलग, इसका जो डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, पैरेलल जो हो जाएगा वह क्या होता है कि पैरेलल जो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिर्फ अब डायरेक्शन जो होना चाहिए, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका भी पैरेलल का जो होना चाहिए कि ये भी वैसा वेक्टर हो जाएगा जिसका दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल कहने का मतलब होगा यही, ये दोनों पैरेलल जाएगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए। जो है डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा यह एंटी पैरेलल कहलाएगा, और दोनों का डायरेक्शन जो ही सेम हो जाएगा वह क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएगा। और देखिए नेक्स्ट में लिखा हुआ है निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर्स क्या होता है इसको समझ लीजिए। निगेटिव वेक्टर्स कहने का मतलब हुआ कि जैसे मानिए एक पॉइंट है, ये ए से यहाँ से इसको मानिए 0, यहाँ से ए लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो दिया हुआ ये हमको बी दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ। अब निगेटिव वेक्टर्स क्या होता है कि वैसा वेक्टर देखिए इसका डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन इधर जा रहा और बी का डायरेक्शन यहाँ से इधर जा रहा, अपोजिट जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो वेक्टर ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी वेक्टर। क्या लिख सकते हैं, माइनस बी वेक्टर। चूंकि देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यहाँ से निगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। यानी कि यह क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर, माइनस लगा दिया तो यह अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा। या तो आप कह सकते हो बी वेक्टर बी इज ऑल्सो इक्वल टू निगेटिव वेक्टर ऑफ ए। यानी कि यहाँ से निगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, निगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी कि ए डायरेक्शन के वेक्टर को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, इसी को कहते हैं निगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहने का मतलब होगा कि वैसा वेक्टर जिसके दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि मानिए ये वेक्टर ए दिया हुआ, ये वेक्टर बी दिया हुआ, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, और आगे बढ़ते देखिए ये फ्री वेक्टर्स है। फ्री वेक्टर्स क्या होता है, यानी कि फ्री वेक्टर होता है कि वैसा वेक्टर जिसमें आपको क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रहेगा ही रहेगा, लेकिन ना ही इसमें हमको लाइन ऑफ एक्शन की पता रहेगी, ना ही कोई भी एक फिक्स्ड इसका पोजीशन रहेगा, सिर्फ यह नाम का क्या रहेगा, फ्री रहेगा, कहीं भी स्पेस में यह आसानी से घूम फिर सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ बाउंड वेक्टर। देखिए ये बाउंड वेक्टर क्या होता है, बाउंड वेक्टर इज दोज टाइप ऑफ वेक्टर इन विच हैव फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट एंड फिक्स्ड टर्मिनल पॉइंट। यानी कि इसका जो है कि एक इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करोगे, एक अगर फिक्स यहाँ जाते हो तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इस दोनों पॉइंट का इसका फिक्स रहेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या रहेगा, इसका फिक्स रहेगा, इनिशियल पॉइंट भी फिक्स रहेगा और टर्मिनल पॉइंट भी फिक्स्ड रहेगा, इसी को हम लोग कहते हैं बाउंड वेक्टर। ठीक है, जो ही ये सभी चीज़ हम लोग वेक्टर पढ़ लिए। अब यहाँ से बात आती है आप लोगों को कि आखिर जो है कि एडिशन करेंगे तब क्या होगा, और दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, और दो वेक्टर को घटाएंगे तो क्या होगा। यहीं से हम लोग रूल जानते हैं। आप लोग को पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ये चीज़ बताया था, ट्रायंगल लॉ नहीं बताया था, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये सिर्फ आपको बताया था कि पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर जो है कि वह सिर्फ दो फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। उसी तरीके से यहाँ से ट्रायंगल लॉ जो है कि वह भी सिर्फ
दो फोर्सेज के लिए एप्लीकेबल। अगर मानिए दो फोर्स आपको दिया हुआ है, जैसे मानिए एक का डायरेक्शन इधर दिया हुआ, दूसरा का डायरेक्शन इधर दिया हुआ है, तो आखिर यह दोनों फोर्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कैसे हम घटा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे किसमें आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एडिशन करेंगे, किस तरीके से सब्सट्रैक्शन करते हैं। और देखिए जो ही यहाँ पे ये जो मेरा आ गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात आती है, जो ही मानिए दो फोर्स को जोड़ दिए, ठीक है, मानिए एक फोर्स ऐसा है तो आखिर जो है इसमें कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट फोर्स होता है। ये रिजल्टेंट फोर्स इसके बीच से निकलता, अब इस बीच से जो फोर्स निकला इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ठीक है, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। रिजल्टेंट फोर्स जो है कि अब यहीं से बात शुरू होती है कि अब जो है कि रिजल्टेंट फोर्स बनाने की कितना मेथड है कि रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए जैसे दो फोर्स हो गया तो हम लोग आसानी से क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे या ट्रायंगल लॉ लगा देंगे तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर मानिए कि दो से ज़्यादा फोर्स यानी 3 फोर्स दे दिया, 4 फोर्स दे दिया, 5 फोर्स दे दिया, तब कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग जानते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड आता है। और नेक्स्ट सबसे बेस्ट तरीका जो हो जाएगा वह मेरा कौन सा तरीका हो जाएगा, एनालिटिकल के बाद आता है आपको, उसको कहते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। हम लोग मेथड को जानेंगे कि आखिर उस मेथड में जाके किस तरीके से फोर्स को मानना है। अगर फोर्स मेरा हॉरिजॉन्टल है तो क्या मानना है, फोर्स मेरा वर्टिकल है तो क्या मानना है, अगर फोर्स मेरा इंक्लाइंड है तो किस तरीके से उसको मेथड को रिजोल्यूट करेंगे। क्योंकि अभी जो है कि बेसिक क्लास जो आपका चलेगा इसमें से आप लोग इसी सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते चलेगा। क्योंकि यही चीज़ अगर अच्छे से समझते हैं तो नेक्स्ट जो क्लास जो आएगी उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि सर ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर क्यों जा रहा है, वो डायरेक्ट वेक्टर का डायरेक्शन इधर उधर क्यों जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन कल जो है कि हम लोग क्या करेंगे, नॉमिकल करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हुआ होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया लगा हो। और कल मॉर्निंग में 8 बजे आप लोग तैयार रहिएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास करने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं कल मॉर्निंग में सुबह 8 बजे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ। और बच्चों दुखी होने की आप लोगों की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं एक ही कंडीशन में आप लोगों को नहीं पढ़ा पाता हूँ। सिर्फ वो कंडीशन है कि बिजली अगर नहीं रहती है तो मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अन्यथा हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम बच्चे से जो है कि किसी भी तरह का बेईमानी करें, नहीं बच्चों। चूँकि सबसे बड़ी चीज़ विद्यार्थी जीवन में होता है सच बोलना, सत्य के पथ पर चलना। और माँ सरस्वती हमेशा साथ रहेगी अगर आप लोग सच बोलते हैं, सत्य के साथ चलते हैं तो। नहीं तो अब एक बार किसी को ठकिएगा, दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा सच बोलिए, तत्पर रहिए, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग में नेक्स्ट अच्छे से क्लास में। नॉमिकल भी करेंगे, अगर साथ साथ चला तो थ्योरी भी करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।